हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में कक्षा 12वीं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। इस मॉडल उत्तर में केवल वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्तरीय प्रश्नों को ही मैंने शामिल किया है। बाकी गद्यांश के अर्थ, पद्यांश के अर्थ, कवि परिचय, लेखक परिचय, निबंध, पत्र लेखन, ये चूँकि बड़े प्रश्न हैं और अगर इनको शामिल किया जाते तो हमारा जो वीडियो है बहुत बड़ा बन जाता है और वो उनकी आप पृथक से तैयारी भी कर सकते हैं। इस उद्देश्य से यहाँ पर मैंने वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्नों को इसमें स्थान दिया है। आशा है कि आपके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। अगर आपको उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियोस आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। और इसके साथ सब्सक्राइब करने के साथ अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देखें हम विषय हिंदी कक्षा 12वीं मॉडल उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। ये सही उत्तर है इसका, निशा निमंत्रण से। दूसरा है, व्यंग्योक्ति को पढ़कर, सुनकर या देखकर रस की निष्पत्ति होती है। सही उत्तर है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तीसरा है, भक्तिन रचना है। सही उत्तर है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। चौथा है, आहूत शब्द युग्म का अर्थ है। सही उत्तर इसका है, हवन सामग्री बुलाना। आहूत का मतलब हवन सामग्री कहलाता है और आहूत मतलब बुलाना होता है। तो ये केवल छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा से जो शब्द बनते हैं उनके दोनों के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। पांचवा है, मराठी भाषा में लिखी जूस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने। इसके बाद है, समाचार लेखन में कितने कार होते हैं। तो सही उत्तर है 6। ये मैंने अतिरिक्त दे दिया है, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये 6 कार है तो इनका मैंने अतिरिक्त में आपको बता दिया ताकि आपका ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड में ली गई कविता पतंग खालिस्तान के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। तो ये आलोक धनवा यहाँ पर आएगा इसका सही उत्तर। तो 2 नंबर का प्रश्न है, जब किसी काव्य रचना के पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तब वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो सही उत्तर है, रूपक अलंकार। तीसरा है, बाजार दर्शन खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो जैनेन्द्र कुमार का महत्वपूर्ण निबंध है। चौथा है, लोग संयमी भी होते हैं वाक्य में खालिस्तान निपात है। तो भी यहाँ पर निपात आएगा। लोग संयमित भी मतलब होते हैं। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए खालिस्तान जाने की रीति बनाई। तो बिड़ला मंदिर जाने की उन्होंने रीति बनाई थी। समाचार पत्र लेखन खालिस्तान शैली में होते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र लेखन होते हैं। आगे अब हम देखेंगे, सत्य असत्य लिखिए। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी पड़ गई, यह सत्य है। रौद्र का स्थायी भाव भयानक, ये असत्य है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। और तीसरा है, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, ये सत्य है। धृत तद्भव शब्द है, ये असत्य है। धृत तत्सम शब्द है। न भा सौदलगेकर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, ये भी सत्य है। और समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, ये असत्य है। समाचार पत्र का जो संपादन करता है
वो संपादक कहलाता है, और संवाददाता जो होता है वो न्यूज़ को लेकर आता है। अब प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये छायावाद की एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी है। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ये गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अपनी बात कहना, इसका अर्थ है। परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं, ये संदेह अलंकार जो होता है इसमें भ्रम करना दूर संभव नहीं होता। आनंद यादव का मन तड़पता था पाठशाला जाने के लिए। और आखिरी है रेडियो, ये एक रेखी माध्यम है जिसको लीनियर भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बच्चे किन की प्रत्याशा में होंगे? सही उत्तर, बच्चे माँ से मिलने की प्रत्याशा में होंगे। दूसरा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें है। तीसरा है बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजार की सार्थकता लोगों की आवश्यकता पूर्ण करने में है। प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रसिद्ध नाटककार किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को प्रसिद्ध नाटककार कहा जाता है। पवन व अग्नि के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पवन का हवा और समीर, और अग्नि का आग और अनल। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है, किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णकांत पांडे था। 7वें नंबर का है, हिंदी के 2 प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ मैंने पत्रिका दैनिक भास्कर लिखा है, आप अपने क्षेत्र के जो भी पेपर आते हैं उनका नाम इसमें दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, भक्ति काल का वर्गीकरण कीजिए। अब ये लघुत्तरी प्रश्न में से आ गए हम कि भक्ति काल का वर्गीकरण कीजिए। तो भक्ति काल की 2 धाराएं थी या 2 वर्ग इसके किए गए थे। पहला सगुण भक्ति धारा, और सगुण भक्ति धारा की भी 2 धाराएं थी, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे गोस्वामी तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री थी मीराबाई। इसी तरह दूसरा इसका जो धारा थी वो निर्गुण भक्ति धारा थी। निर्गुण भक्ति धारा मतलब जिसमें ईश्वर के निराकार रूप को माना जाता है। सगुण में ईश्वर के साकार रूप को माना जाता है, निर्गुण में निराकार रूप को। अब निराकार रूप में की भी जो 2 शाखाएँ थी, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा जहाँ पर ज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता है, प्रेम मार्गी शाखा जहाँ प्रेम को श्रेष्ठ माना जाता है। और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास जी, जिनकी रचना थी बीजक। बीजक जिसके 3 भाग थे, साखी, शबद और रमेनी। और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा, इसके प्रमुख रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी प्रमुख रचना थी पद्मावत। अब प्रश्न नंबर 6 का अथवा, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला, धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों से मुक्त व्यापक मानवहित चिंतन, ये छायावाद की एक विशेषता थी। और नारी सौंदर्य एवं प्रेम चित्रण, ये छायावाद की दूसरी विशेषता थी। छायावाद की और बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन चूँकि यहाँ पर केवल 2 ही विशेषता बतलाने को कहा है, इसलिए इन 2 विशेषताओं को मैंने अंकित किया है। प्रश्न नंबर 7, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक एक उचित शीर्षक है। इसमें अपाहिज के दुख दर्द को मीडिया वाले कैमरे में कैद कर दर्शकों के सामने तमाशा के रूप में पेश करते हैं। इस कविता में मीडिया की क्रूर मानसिकता को दर्शाया गया है, और इस तरह से ये शीर्षक की सार्थकता है। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 7 का अथवा, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? उत्तर देखें, रचनाकार भावों के अनुरूप सरल सहज शब्दावली का प्रयोग करें। अनावश्यक गूढ़ शब्दावली कथ्यों को प्रभावित करती है, अर्थात जो गूढ़ शब्दावली होती है उनको समझने में कठिनाई होती है, जिससे आम व्यक्ति को उनका अर्थ सरलता से समझ में नहीं आता है। इसलिए
भाषा का सहूलियत से उपयोग करें, अर्थात ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो सरल सहज हो और सभी को आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, सोरठा छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण द्वारा समझाइए। यह एक मात्रिक छंद है। दोहा के विपरीत इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और अंत में तुक होता है। यहाँ तुक लिखा गया है, वो तुक होता है। प्रश्न नंबर 8 देखें, अथवा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखिएगा, या अनुरागी चित्त की, यहाँ चित्र लिखा है वो चित्त है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जैसे बूझे श्याम रंग त्यों त्यों, ज्यों ज्यों बूझे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ये एक उदाहरण है। और दूसरा, विरोध ना होते हुए विरोध का दूसरा एक और बहुत अच्छा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है, जब से आँख लगी तब से आँख ना लगी। अर्थात एक तरफ तो आँख लगी कह रहे हैं लेकिन उसका विरोध भी हो रहा है कि आँख ना लगी। तो विरोध है भी लेकिन विरोध का आभास हो रहा है और विरोध नहीं है। जबकि आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए। स्थायी भाव को देखें, पहले एक रस का एक स्थायी भाव होता है, अतः 10 रसों के 10 स्थायी भाव हैं और एक रस में अनेक स्थायी भाव हो सकते हैं, अनेक संचारी भाव हो सकते हैं और संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है तथा एक रस में अनेक संचारी भाव भी होते हैं। जबकि स्थायी भाव एक रस में एक होता है, संचारी भाव एक ही रस में अनेक हो सकते हैं और संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है और स्थायी रस की संख्या 10 मानी गई है। दूसरा देखें, स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से रहते हैं जबकि संचारी भाव मन में आते जाते रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 का अथवा रौद्र रस एवं वीर रस में 2 अंतर लिखिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है जबकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस में मुख, आँख का लाल हो जाना तथा वचन कठोर हो जाते हैं जबकि वीर रस में ऐसा नहीं होता वरन कार्य के प्रति उत्साह होता है। अब प्रश्न नंबर 10, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। अब देखिएगा इसका उत्तर, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी समृद्धि सूचक नाम था, अर्थात लक्ष्मी मतलब धन की देवी, जो उसके वास्तविक नाम से मेल नहीं खाता था। जबकि जो भक्तिन थी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक कमज़ोर थी जबकि नाम उसका लक्ष्मी था। इस नाम को बतलाकर वह उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इस कारण वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। इसके बाद देखेंगे अब हम प्रश्न नंबर 10 का अथवा बाजार जाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाजार जाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरत के सामान की सूची बना लें, बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए तथा परचेसिंग पावर दिखाए बिना आवश्यक वस्तु की ही खरीदारी करें, अनावश्यक वस्तु की खरीदारी ना करें। प्रश्न नंबर 11, पानी दे गुड़धानी दे से लेखक धर्मवीर भारती का क्या अर्थ है। उत्तर देखेंगे, गुड़ एवं अनाज के मेल से बने लड्डू को गुड़धानी कहते हैं। गांव के लड़के इंद्रदेव से पानी एवं गुड़धानी दोनों की मांग कर रहे हैं। गांव के लड़के जो रहते हैं वो घूमते हैं और पानी दे गुड़धानी दे दोनों की मांग करते रहते हैं, क्योंकि पानी से ही लोगों की प्यास बुझती है और ईख जिससे गुड़ बनता है तथा धान की फसल भी पैदा होती है। अर्थात गांव का जीवन वर्षा पर ही आधारित है और वह इंद्रदेव से पानी देने की मांग करते हैं ताकि ईख और धान की अच्छी पैदावार हो। तो ये पानी दे गुड़धानी दे वह है। अगला प्रश्न 11 का अथवा है, पानी की बुवाई किसे कहा जाता है।
आपके मत अनुसार यह कितना सच है? अब पहले ये देख लें कि उत्तर, पानी की बुवाई से आशय सूखा पड़ जाने पर लोग घर का पानी इंद्रसेना पर फेंकते हैं। परंपरा अनुसार यह एक प्रकार की पानी की बुवाई है। लोगों का मानना है कि ये एक प्रकार की पानी जो उन पर डालते हैं, ये पानी की हम बुवाई कर रहे हैं, और ये माना जाता है कि इसके बदले में बादलों की फसल आती है और वर्षा होती है। किंतु मेरे मत अनुसार यह एक प्रकार का अंधविश्वास है एवं पानी को व्यर्थ करना ही है। इसलिए मतलब ये जो है, पानी को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी की बचत करना चाहिए। और उस समय तो यह और आवश्यक हो जाता है जब सूखा पड़ा रहता है। अब प्रश्न नंबर 12 देखें, किन्हीं दो कहानीकारों के नाम एवं उनकी एक एक कहानी लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद, इनकी प्रमुख और बड़ी प्रसिद्ध कहानी है पंचमेश परमेश्वर और बूढ़ी काकी और पूस की एक रात। वहाँ एक कहानी लिखने को बोला था, लेकिन यहाँ मैंने 3 इसलिए दे दिए, तब कम से कम आपको कोई ना कोई एक कहानी तो याद होगी। जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, पुरस्कार और ममता, इनकी भी 3 कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ये बड़ी प्रसिद्ध है कहानी है, और बुद्धू का कांटा। तो ये कहानीकारों के नाम और उनकी एक कहानी हो गई। प्रश्न 12, किन्हीं 2 एकांकीकारों के नाम तथा उनकी एक एक एकांकी लिखिए। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनकी प्रमुख एकांकी है पृथ्वीराज की आँखें, दीपदान और रेशमी टाई। पृथ्वीराज की आँखें और दीपदान ये बहुत प्रसिद्ध है एकांकी है, और कई बार मंचों पर इसका मंचन भी हुआ है। दूसरा है धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी नीले झीले। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का अथवा देखें, ये तो हो चुका है, डबल बार आ गया है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। अब मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, कलई खोलना मतलब भेद खोलना। इसका वाक्य में प्रयोग, सेवादार बहुत दिनों से बहुत घोटाला कर रहा था, आज उसकी कलई खुल गई। दूसरा है गले का हार मतलब बहुत प्रिय होना। प्रत्येक माँ को उसका पुत्र उसके गले का हार होता है, अर्थात वो उसको बहुत प्रिय होता है। प्रश्न नंबर 13 का अथवा देख लें हम। वाक्य शुद्ध कीजिए। नंबर 1, वह आँख से काना है। यहाँ पर आँख में चंद्रबिंदी लगेगी तो वो अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य, वह आँख काना है मतलब आँख से काना है। दूसरा है, वह दुकानदार के पास जाओ। इसका शुद्ध वाक्य होगा, उस दुकानदार के पास जाओ। ये प्रश्न नंबर 13 हो गया। प्रश्न नंबर 14, सिल्वर वेंडिंग का मुख्य समस्या क्या है? सिल्वर, यहाँ पेंटिंग लिखा गई, वेंडिंग है। सिल्वर वेंडिंग की कहानी में पुरानी पीढ़ी एवं नई पीढ़ी के बीच के समय अंतराल की मुख्य समस्या है, अर्थात दोनों के बीच में जो एक पीढ़ियों का अंतर रहता है उसकी प्रमुख समस्या है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अपने ही सोच अलग होती है, जो नई पीढ़ी अलग सोच होती है। तो ये इन दोनों की मुख्य समस्या है। प्रश्न नंबर 14 का अथवा देखें। बालक आनंद के पिता उसे किस शर्त पर विद्यालय भेजते हैं? बालक आनंदा के पिता ने इस शर्त पर उसे विद्यालय भेजते हैं। नंबर 1, पाठशाला 11 बजे आरंभ होती है, अतः दिन निकलते ही खेत जाकर पानी देना होगा तथा अन्य दूसरे काम करने होंगे। दूसरा, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रख ढूंढ चराने जाना होगा, उसके बाद अन्य कार्य करना होगा। और तीसरा, खेतों में जब काम ज़्यादा होगा तब विद्यालय से गैर हाजिर रहकर खेती एवं घर के कार्य करने होंगे। इस तरह से ये सब जब शर्तें उन्होंने माना, तब अपने पिताजी की शर्त मानने पर बालक आनंदा को विद्यालय भेजा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 15, संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो संचार के प्रमुख साधन प्रिंट मीडिया इसके में हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फिल्म आदि, ये सब जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। प्रश्न नंबर 15 का अथवा, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक ऐसी शैली है जिसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी
पहले लिखी जाती है, उसके बाद अन्य समाचार से जुड़ी जानकारी एवं अंत में समाचार जिसका समापन होता है। एक ये मैंने उदाहरण भी एक प्रिंट मिला था, उसे भी मैंने डाल दिया हूँ। इसे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये उसका एक डायग्राम भी है कि सबसे पहले जो मुखड़ा है, जिसको इंट्रो कहते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद बॉडी ये कम महत्वपूर्ण, और सबसे अंत में जो समापन होता है ये है। तो एक प्रकार का उल्टा पिरामिड वाला है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी इसे ज़रूर सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले अन्य जो वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे वो आपको अपने आप प्राप्त होते जाएंगे अगर इसे आप सब्सक्राइब कर लेगा। मेरा निवेदन है कि सभी स्टूडेंट्स और सभी जो इसका लाभ ले रहे हैं वो अपने मोबाइल में इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।